इस्तकबाल और जोहार। साथियों, विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के इस मौके पर जब हम लोग यहां पर खड़े हुए हैं तो ये याद रखने की जरूरत है कि शायद ये दिल्ली में आज पहला प्रोग्राम है जो आदिवासियों के अधिकारों को लेकर के हो रहा है। अन्यथा आप देखेंगे कि आदिवासियों के भी कोई अधिकार है, इस पर कोई चर्चा ही कभी नहीं करता है। कोई जानता ही नहीं है कि आदिवासियों के भी कोई हक हुकूक है अलग से, जिसको लेकर के इस देश के संविधान में कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं और यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन भी कुछ कहता है, उनका चार्टर भी कुछ बात उनको लेकर के अलग से कुछ कहता है। इसको लेकर के कभी कहीं पर कोई चर्चा हमें नहीं दिखाई देती। जब आज 13 सितंबर को हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, 2007 के भीतर यूनाइटेड नेशंस एक डिक्लेरेशन लेकर के आता है और उसमें कहा गया कि दुनिया भर में तमाम तरीके के कानून बनाए गए, अलग अलग मुल्कों ने संविधान बनाए, उसमें अपने लोगों के लिए अलग अलग तरीके के राइट्स दिए गए, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया भर में आदिवासी एक ऐसा तबका रहा कि तमाम तरीके के कानूनी प्रावधानों के बावजूद, संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद आदिवासियों के साथ ज्यादती होती रही, उनको हक हुकूक को लगातार छीना जाता रहा। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस 1994 से लगा हुआ था कि आदिवासियों के हक और हुकूक दिए जाए। लेकिन आप देखेंगे कि 94 से लेकर के 2007 तक उस पर लेकर के यूनाइटेड नेशंस के भीतर भी कभी कोई चर्चा नहीं होने दी, उस प्रस्ताव को कभी पास नहीं होने दिया। ये देखिए कितनी विडंबना की चीज है। आप देखेंगे जब 2007 में वो डिक्लेरेशन आता है, दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। पहला है सेल्फ डिटर्मिनेशन का मसला, जहां कहा गया कि जो आदिवासियों का जो हिस्सा है, आदिवासियों का जो अपना इलाका है, उस इलाके के भीतर मैडम ने सेल्फ डिटर्मिनेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दी कि उन्हें अपने परंपरागत तौर तरीकों से शासन को चलाने की जो है आजादी मिलनी चाहिए। पहली बात उन्होंने कही। दूसरी बात, वो डिक्लेरेशन का हिस्सा कहता है कि इन इलाकों में जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज पर आदिवासियों का पहला हक है। ये बात वो डिक्लेरेशन कहता है। इसके अलावा भाषा से लेकर के, कल्चर से लेकर के, रिलीजन से लेकर अलग अलग मसलों पर बात करता है। लेकिन ये दो सबसे कोर बिंदु है। हमारे देश के संविधान में भी इसको लेकर के बात कही गई। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जो प्रोविजन है हमारे देश के संविधान में, इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने किया गया था। ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन से पहले ये हमारे हिस्से थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आदिवासी बाहुल इलाकों को जो है मान लिया गया कि हाँ ये जो है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का हिस्सा है, लेकिन वो जो हक और हुकूक मिलना चाहिए था सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला, जिसका कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर कहता है, डिक्लेरेशन कहता है, वो नहीं दिया गया। पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभाओं को वो अनुमति दी गई कि आप अपने इलाकों में एकदम छोटे से छोटे लेवल पर जो है आपके पास गवर्निंग के अधिकार होंगे। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए पूरे देश में ग्राम सभाओं के अधिकारों को किस तरीके से खत्म किया गया, उनको वायलेट किया गया। उनके नाम पर फर्जी ग्राम सभाएं प्रशासन ने तैयार की ताकि अपने फेवर में पॉलिसीज बनाई जा सके, ताकि अपने फेवर में वहां पर उन जमीनों का अतिक्रमण और अधिग्रहण किया जा सके। इसीलिए जो है ग्राम सभाओं का लगातार वायलेशन हुआ, उनके अधिकारों को लगातार कर्टेल किया गया। अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल 2022 जो अभी आ रहा है, उसमें भी ग्राम सभाओं के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो सिविल ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके पास ज्यादा राइट्स होंगे। अब आप सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बावजूद, यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन के बावजूद भी आदिवासियों के हक और हुकूक के ऊपर लगातार इस देश की सरकारें हमला कर रही है, वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें। दूसरी बात कि ऑनरशिप का जो मसला था कि इन इलाकों के भीतर जितना भी रिसोर्सेज है, चाहे जमीन हो, जंगल हो और उसके साथ साथ उसमें जो होने वाले मिनरल्स हैं, उन तमाम के ऊपर आदिवासियों का पहला हक होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन्हीं रिसोर्सेज को लूटने के लिए लगातार पिछले 75 सालों से आदिवासियों को बंदूक की नोक पर मारा जा रहा है।
उन्हें जमीनों से बेदखल किया जा रहा है ताकि इन रिसोर्सेज को छीना जा सके, और वो हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि इस देश की सरकारों ने आदिवासियों के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है। उस जंग में लगातार आदिवासियों को जेल भेजा जा रहा है, निर्दोष लोगों को उठा करके जेल भेज दिया गया। आप याद कीजिए गोपपाड़ में जो हुआ था 2009 में, जिसमें हिमांशु कुमार जी को जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका दायर करनी पड़ी थी, और उसके खिलाफ हिमांशु जी के खिलाफ आज फाइन लगा हुआ है। गोपपाड़ मैसेकर आज की तारीख में क्लियर है कि वो फर्जी मैसेकर था। गवर्नमेंट की एजेंसीज ने कहा, जो जांच कमेटी बैठी, सारकीगुड़ा को याद कीजिए, सारकीगुड़ा में जो है अग्रवाल, जो जस्टिस अग्रवाल थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड अग्रवाल साहब, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उसने कहा था कि सारकीगुड़ा का जो मैसेकर था वो फर्जी मैसेकर है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई उन लोगों के ऊपर नहीं हुई जिन्होंने आदिवासियों को मारा था, और लगातार उनकी जमीनें छीने जा रही है। आपको बिल्कुल भी ये भूलने की जरूरत नहीं है कि पिछले 1.5 साल से भी लंबा वक्त हो चला है जब हसदेव के भीतर अडानी जंगल काट रहा है। वहां पर कांग्रेस की सरकार है, और अडानी को जमीन है 2015-16 से मिली हुई थी, तब से आदिवासी विरोध कर रहे थे। और तब जब कांग्रेस विपक्ष में थी, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आदिवासियों को उनकी जमीनें वापस लौटाई जाएगी और अडानी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। लेकिन उल्टा हुआ, हमने देखा कि अडानी को कॉन्ट्रैक्ट और मिलते चले गए, नए नए खदान मिले, और जमीनें आदिवासी लगातार बेदखल होते चले गए। आपको जानकर के हैरानी होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट मिला उसमें जो पेड़ काटे गए, जो 1000 साल पुराने पेड़ है, कई तरीके के पेड़ आप देखेंगे, पता चलेगा एक पेड़ को काटने की कीमत सरकारी मुआवजा 150 रुपया दिया गया। ये कैसी विडंबना है। उस इलाके में जिसे लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, पूरे सेंट्रल इंडिया का इकोसिस्टम हसदेव के जंगलों से चलता है। आज याद कीजिए, पूरी दुनिया के भीतर 80% जो फॉरेस्ट एरियाज है वो ट्राइबलों के द्वारा जो कंट्रोलमेंट, जो लेन जो है, उन एरियाज में आपका सिर्फ जंगल बचे हुए हैं। आपने सिर्फ कंक्रीट के जंगल बचाए हैं। आप पूरा शहर उठा करके देख लीजिए, सुबह उठते हो शाम को सोते हो, दिन भर आपका सांस की तकलीफ में आप गुजर जाता है। कुछ दिन और रुक जाइए, आप एयर प्यूरिफायर लगा करके रात को सोने बैठते हो। आपने कंक्रीट के जंगल खड़े किए और आदिवासियों के जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। अमेजोन का एग्जांपल दिया गया, अमेजोन ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक चले जाइए कि किस तरीके से आदिवासियों के रिसोर्सेज को लगातार लूटा गया। आज स्थिति हो गई कि अमेरिका के भीतर रेड इंडियंस को खत्म कर दिया गया, सिर्फ उनकी जमीनें छीनी। इसको भूलने की जरूरत नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के भीतर क्या हो रहा है और इस देश के भीतर क्या हो रहा है। लगातार रिसोर्सेज को छीना जा रहा है। वो तमाम सरकारें हो, उसको भूलने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से सिलगेर के भीतर पिछले साल आदिवासियों को मारा गया। आपको भूलने की जरूरत नहीं है अफवाह के नाम पर नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, किस तरीके से आदिवासियों के खिलाफ पूरा एक जंग का माहौल चल रहा है। ऑपरेशन समाधान प्रहार की जिसकी बात हो रही थी, ऑपरेशन ग्रीन हंट को भी बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से ग्रीन हंट के नाम पर आदिवासियों को जेलों में डाला गया, और आज भी लोग जेलों में हैं, उनमें से कई लोग जेल में ही मर गए। आदिवासियों के हक और हुकूक के लिए लड़ते लड़ते वो जेलों में है, उनकी जमीनें छीन ली गई, उनकी पूरी पुश्तें बर्बाद कर दी गई, और पता चलेगा कि सिर्फ उनके नाम पर जो है लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं। हर बार चुनावी वादा आता है, कोई कहता है कि हम प्रधानमंत्री बना देंगे, कोई कहता है हम राष्ट्रपति बना देंगे, हम आपके ज्यादा हितैषी है, दूसरा कहता है हम आपके ज्यादा हितैषी है, तीसरा आकर के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है नहीं 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 हम ज्यादा हितैषी हैं। अब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो यही क्लेम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो आपको एक डेटा बना करके छोड़ दिए हैं। वो जानते हैं कि आपका इतना नंबर है, आपका इतना नंबर मींस आपका इतना वोट है, आपका इतना वोट है मींस आपको हम कैसे पॉलिटिकली अपने फेवर में कर सकते हैं, और वो करके हम वोट लेकर के गायब हो जाएंगे और आपकी जमीन फिर छीनने के लिए दोबारा आ जाएंगे। इस बात को याद करने की एकदम जरूरत है कि किस तरीके से आपको फाइलों में बंद आंकड़े बना दिया गया, आपको इनकार कर दिया गया कि आप एक इंसान है। यहां पर एक कविता लिखी हुई है, आप याद कीजिए, मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। देह और उनके दावे, पुश्ते और उनके दावे कभी मरा नहीं करते। याद करने की जरूरत है कि किस तरीके से आदिवासियों के हक और हुकूक को लगातार इस देश के भीतर छीना जा रहा है। आप बिल्कुल मत भूलिए, पहली बार जमीन पर आदिवासियों का मालिकाना हक हो इंडिविजुअल लेवल पर, कम्युनिटी के लेवल पर, यह 2006 में इंश्योर किया गया, जबकि इस देश को आजादी 1947 में मिली थी।
फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था 2006 के भीतर, वो ठीक से लागू भी नहीं हुआ कि 3 एनजीओ जो कॉर्पोरेट के पैसे से खड़े हुए थे वो आए, सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को चैलेंज किया, कहा कि ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है, जो संसद से पास हुआ है, जो आदिवासियों को जमीन पर मालिकाना हक देता है व्यक्तिगत तौर पर और कम्युनिटी के तौर पर, ये मिलने के बाद इन लोगों को अगर ये मालिकाना हक मिलेगा तो इससे जंगल को, इससे पर्यावरण को और उस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को खतरा पैदा हो जाएगा। ये कितनी विडंबना है। कहा जा रहा है कि जंगल और जीव जंतुओं जो खतरे में आएंगे वो आदिवासियों की वजह से, जबकि हम जानते हैं कि जीव जंतुओं को बचाने का काम आदिवासी करते आ रहे हैं, जंगल को बचाने का काम आदिवासी करते आ रहे हैं, और उन्हीं को जो है खत्म करने के नाम पर हमारे अधिकारों को कर्टेल किया गया। 2008 में उस केस में जो है वो पहले वो PIL दायर की गई, फिर 2008 में उस केस की सुनवाई हुई, तब से वो केस चलता रहा। 2019 में जाकर के उसका फैसला आया, और फैसला क्या आया? इस देश में याद करने की जरूरत है, लगभग 12 करोड़ की आदिवासियों की आबादी है, लगभग 8% से ज्यादा आदिवासी पॉपुलेशन इस देश के भीतर, और मात्र फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 42 लाख आवेदन आए थे। 42 लाख, 12 करोड़ में से सिर्फ 42 लाख एप्लीकेंट्स थे इस पूरे देश के भीतर, जिन्होंने अपना उस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत मालिकाना हक क्लेम किया था, कम्युनिटी और इंडिविजुअल दोनों। लेकिन 2019 में जब वर्डिक्ट आया तब तक मात्र 19 लाख क्लेम पास हुए थे। 19 लाख, आप रेशियो उठाइए, 12 करोड़ में से 19 लाख का रेशियो देखिए, कितनी क्लेम बनता है, कितना परसेंट बनता है। रेस्ट ऑफ अदर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बोले कि जिनके पास जमीन पर मालिकाना हक नहीं है, प्राइवेट या कम्युनिटी लैंड की ओनरशिप नहीं है, उन्हें जंगल खाली करना पड़ेगा। कहां जाएंगे आदिवासी? क्या हुआ? आपने जो शेड्यूल 5 की बात कॉन्स्टिट्यूशन में कही थी, क्या हुआ उसका? आपने गायब कर दिया। यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन का क्या हुआ? गायब कर दिया। और आज उस ऑर्डर पर सिर्फ होल्ड किया, ऑर्डर को रोका गया, ऑर्डर को पलटा अभी भी नहीं गया। 2019 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया, क्योंकि इलेक्शन थे 2019 में लोकसभा के, उन्हें पता था कि बवाल ज्यादा मच जाएगा, उन्हें होल्ड कर दिया गया। अब कितने दिन होल्ड होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जिस दिन उस पर से अपना वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट का अपनी जो उनका जो होल्ड है वो खत्म होगा, जिस दिन वो कहेंगे कि आज से एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या होगा? 12 करोड़ में से 19 लाख आदिवासियों को तो कम्युनिटी के और प्रॉपर्टी के प्राइवेट राइट्स मिल जाएंगे, बाकी लोग कहां जाएंगे? ये याद करने की जरूरत है 13 सितंबर को जब हम आदिवासी अधिकार दिवस मना रहे हैं। ये पूछने की जरूरत है कि वो आदिवासी कहां जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। आज की तारीख में आप देखेंगे कि लगातार आदिवासियों के ऊपर कल्चरली जमीन और रिसोर्सेज की लड़ाई तो एक जगह चल रही है। जमीन को लगातार उसका अधिग्रहण किया जा रहा है और कल्चर के ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है। किस तरीके से आदिवासी कल्चर को खत्म किया जा रहा है इस देश के भीतर? अगले इस 2050 जब तक आएगा, आदिवासियों की कम से कम 170 भाषाएं खत्म हो चुकी होंगी। 170 भाषाएं ऑफिशियल तौर पर खत्म हो चुकी होंगी, क्योंकि हमारी सरकार का एक प्रोविजन है, 1971 में कहा था कि जिस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 10,000 से कम होगी, उसे हम भाषा का दर्जा ही नहीं देंगे। क्या मजाक! हम भाषा का दर्जा ही नहीं देंगे। और उसके चलते जो कम बोली जाने वाली भाषाएं थी, जिनके नंबर्स कम है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये भाषा का मसला और डिफरेंट कम्युनिटीज का मसला, ये हमला आदिवासियों के ऊपर है, क्योंकि उन्हीं का नंबर्स, कई कम्युनिटी ऐसे जिनके नंबर्स कहीं 250 है, कहीं 300, कहीं 400। जारवाज की संख्या, टोटल आदिवासियों की संख्या 400 है। 2011 के आंकड़े 400 कहता है। आप उम्मीद करते हैं वो अगले 10 साल और बचेंगे। क्या होगा उनकी भाषाओं का, जिसका जिक्र अभी अर्जुन ने किया था? अमेज़न के जंगल में रहने वाली उस कम्युनिटी का आखिरी जो सदस्य था वो चल बसा। क्या हुआ था उस कम्युनिटी
कम्युनिटी के साथ में। याद कीजिए 1990 में जब पॉलिसीज आई थी लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के नाम पर, ब्राजील में भी उसी पॉलिसी के जरिए प्राइवेट प्लेयर्स को जंगल दिए गए। जो किसानी करने वाले लोग थे बाहर से लाए गए, उन जंगलों में बसाए गए, और वो जो किसानी करने के लिए बाहर से लोग आए थे उन्होंने आदिवासियों को जहर दिया था। ऑफिशियल पॉलिसी है ब्राजील की गवर्नमेंट की। जहर देकर के पूरी कम्युनिटी को मार दिया गया। जो लोग बचे 96 में ब्राजील की सरकार की गोलियों से मारे गए। वो आखिरी सदस्य था जो उस गोली से बचा था। 1996 से लेकर के 2022 तक वो अकेला सदस्य जिंदा रहा किसी तरीके से, जिसे द मैन ऑफ होल के नाम से जाना गया। वो आखिरी सदस्य था, वो इस साल चल बसा। इसी तरीके से इस देश के भीतर भी आदिवासियों की जो कम्युनिटी की लगातार संख्या घट रही है, लेकिन किसी को चिंता नहीं। अगर चिंता है तो सिर्फ उनकी जमीनों की, उनके रिसोर्सेज की, कि किस तरीके से उनको लूटा जा सके, किसी अडानी को, किसी अंबानी को, किसी और को दिया जा सके। सिर्फ इस चीज की चिंता है। आप याद कीजिए, पूरा हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, पूरा एकेडमिक डिस्कोर्स उठाकर के देख लीजिए, कहीं आदिवासियों का कोई जिक्र है? नहीं है। और मैं गारंटी के साथ या दावे के साथ कह रहा हूं, जितने हीरोज के पोस्टर लगे हुए हैं, मैं बता सकता हूं आप में से आधे से लोग ऐसे होंगे जो सबको नहीं जानते। इसको लगाने की वजह यही थी कि भाई हम अपना इतिहास को क्लेम करें, हम अपना पास्ट को क्लेम करें कि कौन लोग हैं, क्या किया था। जिस व्यक्ति की तस्वीर तिलका मांझी 1770 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। भागलपुर का पहला कलेक्टर क्लीवलैंड, उसको मार गिराया था तीर से। उसको कोई नहीं जानता। कौन लोग हैं ये सब लोग? जयपाल संविधान सभा मेंबर, अल्लूरी सीताराम राजू, 1920 का पूरा मूवमेंट तेलुगु इलाके में चला रहे हैं। कोमरम भीम की तस्वीर वो लेकर के खड़े हुए हैं। जल जंगल जमीन का नारा पहली बार कोमरम भीम देते हैं, कोई नहीं जानता। टंटे मामा, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, वो सब 1880 के आसपास पूरा जो मालवा का इलाका है उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों की भीलों की लड़ाई। इतिहास को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारा है, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया। इसी तरीके से रिलीजन का मामला क्या हो रहा है? आजादी से पहले आदिवासियों का अपना रिलीजन था, उसको कॉलम मिला हुआ था। कहीं जगह एबोरिजिनल के नाम से मिला हुआ था, कहीं इंडिजीनियस के नाम से मिला हुआ था, कहीं प्रिमिटिव के नाम से है, कहीं ट्राइब्स के नाम से है, लेकिन उसके पास उसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी थी। आजादी के बाद बड़ा खेला हुआ और आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू फोल्ड में डाल दिया गया। कुछ लोग जो अदर रिलीजन को फॉलो करते थे उनके लिए अलग सेपरेट रखा गया, लेकिन जिन्होंने कोई अपनी आइडेंटिटी शो नहीं की थी, उन्होंने अपने से नहीं बताया था कि मैं क्रिश्चियन हूं, कि मैं बौद्ध हूं, कि मैं जैन हूं, उन सबको हिंदू में बना दिया गया। ये पूरा पॉलिटिक्स हुआ और उस पॉलिटिक्स का नतीजा यह हुआ कि आदिवासी जो ट्राइबल रिलीजियस आइडेंटिटी थी उसको खत्म कर दिया गया, और खत्म करके पहले उसको अदर में डाला गया। आज की कंडीशन यह है कि अदर को हटा दिया गया। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लगातार आदिवासी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को क्लेम करने के लिए लड़ रहा है कि भाई हमें अपना सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी दिया जाए, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया। क्या ट्राइबल राइट्स नहीं है? आदिवासियों का अधिकार नहीं है? हमें अपना, जैसे आपके पास है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास रिलीजन का अधिकार है ना, उसके पास ये आजादी है कि वो किस रिलीजन को माने, लेकिन हमारे पास तो वो आजादी भी नहीं है कि हम किसको माने, क्योंकि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपने जो दिया हुआ उसी में से हमको मानना है। वो चुनने की आजादी हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम लोग लगातार ट्राइबल रिलीजन की बात करते हैं कि वो उसकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए, ट्राइबल आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए। और इसीलिए लगातार हम लोग देखते हैं कि अलग अलग आदिवासी कम्युनिटी के लोग लगातार बीच बीच में मूवमेंट करते हैं, दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर के लगातार अपना डेलीगेशन देकर के जाते हैं, कहते हैं कि हमें अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल रिलीजियस कोड दिया जाए, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया। आरएसएस उन्हें बनवासी बनाने पर तुला हुआ है। सरकार कहती है आप जनजाति हो, कोई कुछ और कहता है, कोई जंगली कह देता है, कोई असभ्य कह देता है, कोई बर्बर कह देता है, कोई क्रिमिनल कह देता है। लेकिन याद रखने की जरूरत है, जब जयपाल कहते हैं कि मुझे सिर्फ अपने लिए आदिवासी के अलावा कोई भी दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। न जनजाति मंजूर है, न बनवासी मंजूर है, न असभ्य और बर्बर, कोई शब्द मंजूर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आदिवासी शब्द मंजूर है।
इसके अलावा हमें कोई दूसरा शब्द एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो उसी बात को हम आज यहां से 2022 में दिल्ली विश्वविद्यालय से दोहरा रहे हैं कि हमें अपने लिए आदिवासी के अलावा कोई दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। जिस बात को कहा गया, जिन बातों को लेकर के लड़ाइयां चली, आप याद कीजिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भीतर मूल अधिकारों की बात चल रही थी, आर्टिकल 13 पर बहस चल रहा था। आर्टिकल 13 की बहस के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिन इलाकों के भीतर आदिवासी रहते हैं, जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं, उन एरियाज को आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में शामिल कर लीजिए, मूल अधिकारों में शामिल कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आदिवासियों के साथ जिस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत लगातार आदिवासियों की जमीनों को छीन रही है, जंगलों को छीन रही है, उनको डिस्प्लेस कर रही है, इस समस्या से परमानेंटली निजात मिल सके। मेरा आईपैड लेके आ। लेकिन क्या हुआ, उसे इग्नोर कर दिया गया। कहा गया कि जब ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, जब चर्चा होगी, जब वो रिपोर्ट आ जाएगी, तब हम लोग चर्चा करेंगे, अभी इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। और जब वो रिपोर्ट आई, फाइनल सबमिशन जब हो रहा था, तब तक वो रिपोर्ट आई और तब तक सारे जो अनुच्छेद से लेकर के तमाम आर्टिकल से सब फाइनल हो चुके थे। किसी में कोई स्पेस नहीं रखा गया। किसी तरीके से अनुसूची 5 और 6 का प्रोविजंस लेकर के आए। अनुसूची 6 का प्रोविजंस जे निकोलस रॉय जो असम से रिप्रेजेंट करते थे वो मणिपुरी, लेकिन असम को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस दौर में, उन्होंने अनुसूची 6 को लेकर के वो आए कि ताकि जो नॉर्थ ईस्ट के केस में जो आपका डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल हिल काउंसिल वाला जो कॉन्सेप्ट है, अनुसूची 6 का मामला, वो सब चीजें वो लेकर के आए। अनुसूची 5 का मामला जयपाल लेकर के आए, क्योंकि उन्हें पता था कि जिन लोगों के हाथ में सत्ताएं आएंगी और या जिनके हाथ में सत्ताएं हैं, वो आदिवासियों को कभी अधिकार नहीं देने जा रहे हैं। संकल्प प्रस्ताव पर बहस करते हुए जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश में जिस तरीके से सबके साथ बराबरी का सलूक होता आया है या आगे हो गए संविधान के प्रस्ताव में जैसे बात कही गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आदिवासियों के साथ भी वही सलूक हो। लेकिन आज जब आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तब मिस्टेकन आइडेंटिटी कह करके आदिवासियों को गोली मार दी जाती है। कोई नहीं पूछता कि सिलवेर के भीतर जब वो 5 लोग मरे थे, किस बात के लिए मरे थे, क्या मांग रहे थे वो आपसे? यही कह रहे थे ना कि हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन आपको नहीं देंगे, इतनी ही बात थी। ये हक तो उनके पास था, ये हक तो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें दे रहा था। फिर आखिर आपने किस आधार पर उन्हें गोली मारी? ये सवाल तो यहां से है। सार के घोड़ा का हो, गोमपाड़ के आदिवासियों को जिन्होंने मारा, उनके ऊपर क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए इन तमाम बातों को याद करने की जरूरत है साथियों। बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है कि हमारा इतिहास में कंट्रीब्यूशन क्या है। तिलका मांझी से लेकर के रघुनाथ शाह, शंकर शाह, उधर आप देखेंगे टंटा भीम से लेकर के आपका तमाम लोग हीरोज आपके सामने, तेलंगा खड़िया से लेकर के तमाम लोग आपके सामने, इनके योगदान को याद करने की जरूरत है। अबुआ दिसुम अबुआ राज का जो नोशन है, उसको याद करने की जरूरत है। वो क्या कहते हैं भाई, हम अपना जो इलाका, हम दुनिया में अतिक्रमण करने नहीं जाते। आप देखेंगे तो पाएंगे आदिवासियों ने कभी भी एम्पायर्स खड़े नहीं किए, उन्होंने कभी भी साम्राज्य अपने नहीं बैठाए। उन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी, उसी टेरिटरी के भीतर अपने आप को जिंदा रखा। वो नहीं गए कि वो झारखंड से चल करके कि दिल्ली पर आकर के हमला कर दे, वो कभी नहीं आए। आप दिल्ली से चल करके झारखंड और छत्तीसगढ़ गए, आदिवासी आपके इलाकों में नहीं है। तो फिर आप किस आधार पर क्या करने के लिए आदिवासी इलाकों में गए, ये सवाल यहां से पूछने की जरूरत है। तो साथियों, आदिवासी अधिकार दिवस के मौके पर ये तमाम चीजें हैं जिसको याद करने की हमें बेहद जरूरत है कि आदिवासियों की जो आइडेंटिटी का मसला है, उनका जो जमीन के साथ जो रिश्ता है, जंगल के साथ जो रिश्ता है, उस रिश्ते को दूसरे नजरिए से समझने की जरूरत है। हो सकता है आपके लिए डेवलपमेंट का क्राइटेरिया जो है बड़ी बड़ी इमारतें हों, चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, लेकिन आदिवासियों के नजरिए से वो जो है डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब आदिवासियों के नजरिए से यह है कि हम बराबरी के साथ में जिंदा रह सके, सह-अस्तित्व के साथ में जिंदा रह सके, सामूहिकता के साथ में जिंदा रह सके। हमें किसी भी तरीके की आपकी दौड़ में हिस्सा नहीं लेना।
हम नहीं चाहते कि कोई एक आगे निकले और वो सुप्रीम बने। हम जाएंगे तो एक साथ कलेक्टिवली जाएंगे, हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। आपने सिस्टम ने एक रेस लगाई हुई है कि अगर आप रेस में नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो आप सुप्रीम नहीं होगे। आपकी जो काबिलियत पे क्वेश्चन मार्क लगाए जाएंगे, हमें ऐसी काबिलियत से इनकार करना। इसीलिए जब आदिवासी दिवस के मौके पर हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं तो इन तमाम बातों को याद करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। शुक्रिया साथी।